लोकसभा चुनाव के दौरान आपके खिलाफ इंजीनियर रशीद लड़े जेल से, अब भी आपके खिलाफ एक मौलाना साहब लड़ रहे हैं, वो भी जेल में है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अड़ंगी मारने के लिए किया जा रहा है, किसी ना किसी को खड़ा आपके खिलाफ? पहली बार मुझे कोई शक नहीं हुआ। पहली बार मैंने सोचा कि इंजीनियर साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर लड़ रहे हैं, ये मतलब कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इस बार अब मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया जा रहा है। किसकी साजिश? किसी की तो होगी। इन लोगों को देखना, सर्जन बरकती साहब के कागज जो हैं एक सीट से नामंजूर किए जाते हैं, फिर उसी शख्स के कागज जो हैं मेरे खिलाफ 2 बार मंजूर होते हैं। मुझे बताइए ना, अब ये हो कैसे जाता है? 90 सीटों में सर्जन बरकती साहब को और कोई सीट नजर नहीं आई, मां सिवाय एक सीट जहां मैं लड़ रहा हूं और एक सीट जहां उनको गलती हुई, क्योंकि जहां मैं पिछली बार लड़ा था उनको लगा कि इस बार भी मैं वहां से लड़ूंगा, तो उसने वहां के लिए अपने कागज तैयार किए। हालांकि उनको धोखा देने के लिए मैंने बड़गाम से अपनी तैयारी की थी। मैंने इसलिए 2 सीटों पर अपने कागज भरे क्योंकि मैं चाहता था कि मैं साबित करूं कि एक साजिश के तहत लोगों को जेल से लाके सिर्फ मेरे खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो सर्जन बरकती साहब का ना गांधरबल से कुछ लेना देना, ना बीरवा से कुछ लेना देना। मुझे लगता है अगर आप उनको जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाओगे, उनको ना गांधरबल नक्शे पे दिखेगा ना बीरवा नक्शे पे दिखेगा। वो तो शोपियां से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन आए हैं मैदान में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने। किसने भेजा उनको? आप बोलते भी हैं, बोलते नहीं। जिन्होंने उनके कागज जो है पहले शुपैया से नामंजूर कराए और फिर गांधरबल और बीरवा से मंजूर करवाए, ये ताकत रखता कौन है? नहीं, पर इसमें एक दूसरी दिक्कत यह है कि जमाते इस्लामी के भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस दफा लड़ रहे हैं, तो आपको वो तो कम से कम अपने इलाकों से लड़ रहे हैं ना, वो अपने इलाकों से लड़ रहे हैं, वो यहां दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं। तो बरकती साहब पे आपको शक हो रहा है एकदम? अगर आपको शक नहीं हो रहा तो मैं आपको क्या बताऊं ना, शक तो आपको भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के जरिए किया जा रहा है और आप लोग ज्यादा दिल्ली के बारे में कह नहीं सकते हो। नहीं ना, वो तो हकीकत है। अब चलिए, थोड़ा सा 240 पे जब आए तो आप लोगों को थोड़ी हिम्मत आ गई। अगर 400 पे आए होते तो शायद ही आप मुझसे बात करते यहाँ पे। अरे ऐसे आप क्यों बोल रहे हो हमारे साथ? अरे अभी हकीकत है ना, आप ये अपने लिए ताली बजवा रहे हो। बताइए, सही आप ही के लोग हैं वैसे, लेकिन अपने लिए आप खूब ताली बजवा रहे हैं। पर ऐसा है नहीं, हमने तो पहले भी आपसे बात कई मर्तबा की, जब जितनी 303 की सरकार थी तभी तो बात हो ही रही थी आपसे। नहीं, मैं आपसे जमाते इस्लामी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर जमाते इस्लामी पे बैन तो अभी भी है, पर अगर उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कश्मीर की राजनीति पे क्या प्रभाव डाल सकता है? एक तो हम पहले दिन से कहते आए कि अगर जमाते इस्लामी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है तो उनको इलेक्शन लड़ने की छूट मिलनी चाहिए उन पे, क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कोई मतलब अग्रीमेंट नहीं, उनको जम्मू कश्मीर का कोई सियासी उनको कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हमारे ऊपर बैन उठा दो, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो बैन उठा नहीं, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए, वो भी अपनी किस्मत आजमाएं। पर ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पहले हुर्रियत की तरफ से, तो सेपरेटिस्ट की तरफ से आता था कि इलेक्शन का बहिष्कार होगा। अब हम जब कल घूम रहे थे, उससे पहले भी हमने देखा लोगों में, युवाओं में खासतौर से चुनाव में भाग लेने में, वोट देने में, अपनी बात कहने में बहुत रुचि है, बहुत एक्साइटेड है, मतलब बोलना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात है, तो आ जाएं। लेकिन हम भी इन लोगों से सुनना चाहते हैं। तो फिर अगर इलेक्शन लड़ना ही मकसद था तो 1996 में क्यों नहीं? अगर सिर्फ इलेक्शन ही लड़ना, वो तो कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने चीटिंग की 1987 के इलेक्शन। आप 87 की बात क्यों कर रहे हैं? मैं 96 की बात कर रहा हूं। नहीं, कहते हैं कि आपने नहीं किया होता तो कभी ये। तो आज कौन सा इलाज हुआ उसका? आज कौन सा इलाज हुआ? चलिए, आप 87 पे वापस गए, उसका आज कोई इलाज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। क्या फर्क आया? कुछ हासिल हुआ? कुछ 35 साल से हमें मिला क्या? दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास दिया? आखिर कहीं ना कहीं तो पिछले 35 साल का हिसाब किताब तो बराबर करना होगा ना। आपको लग रहा है आपका जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, क्या वो जम्मू में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली 8 अक्टूबर को क्या तस्वीर उभर के आती है वो कश्मीर घाटी पे ही निर्भर नहीं करेगा, जम्मू में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत होती है इस पे भी निर्भर करेगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन जम्मू में है ठीक रहेगा। कोशिश तो हमारी यही है, इसलिए हमने मिलकर ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ताकि जम्मू में कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे
और यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक सीटें मिलें। राहुल गांधी आए थे हाल में श्रीनगर, आपसे उनकी मुलाकात भी हुई अलायंस टॉक्स के दौरान। कुछ फर्क आप पा रहे हैं पहले के राहुल में और अब के राहुल में? आपको कुछ नजर आ रहा है चेंज? किस लिहाज से आप बताइए कि नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप किस लिहाज से? उम्र उनकी ज्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी, और आप किस लिहाज से उनमें फर्क नहीं, उनकी राजनीति में, उनके सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं? आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं, वो एक नेता के तौर पे उभर के आए हैं। अब कौन उनका मजाक उड़ाता है? कोई नहीं। जिस तरह उनका पार्लियामानी इलेक्शन के दौरान जो प्रदर्शन रहा, जिस तरह उन्होंने मुल्क को जोड़ने के लिए एक बार नहीं 2 बार यात्रा जो है कामयाब तौर पे मुकम्मल किए, जिस तरह कई सालों के बाद 100 सीटों के आसपास कांग्रेस का जो है पार्लियामेंट में जो है उनकी तहदाद बढ़ा के पहुंचा दी, जाहिर सी बात है कि एक लीडर के तौर पे वो उभर के आए हैं। और हर बार अब जब वो बात करते हैं तो हुकूमत वाले हिल जाते हैं। आप जब नामांकन भरने गए तो वो दृश्य सबके सामने आया, आपने अपनी टोपी उतारी और बोला नहीं, वो उस वक्त नहीं था, वो बाद में था। आपने एक तरीके से कहा कि मैं अपनी टोपी आपके सामने रख रहा हूं, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में। उसको 2 तरीके से देखा गया। एक तो जो आपके सपोर्टर्स थे वो काफी इमोशनल हो गए कि देखिए उमर साहब ये कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जो आपके क्रिटिक्स है वो कहते देखिए कितना डरा हुआ है कि इसको भीख मांगनी पड़ रही है वोटों। अब इलेक्शन में मांगना गलत है क्या? आखिरकार लोग काफी डरे हुए लग रहे थे। लोग मालिक हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुझ में वो घमंड है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, आपने पहले तो कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो मैं लोगों से वोट की भीख क्यों मांगूं? आखिरकार उम्मीदवार के तौर पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों के सामने झुक के उनसे वोट मांगूं। मैं अगर घमंड से मांगूं तो आप कहोगे कि एरोगेंट हूं। अब जब मैं झुक के मांगता हूं आप कहते हो आप डरे हुए हो। मैं किसी भी तरह जीत नहीं सकता। आप मुझे बताइए ना मुझे किस तरह मांगना चाहिए, फिर मैं आपके तरीके से मांगूंगा। आपको अपनी जनता से खुद का कनेक्ट बनाना है, हमारा उसमें कोई काम नहीं। सर, आपने पिछले 25 साल में कई चुनाव देखे हैं, इस इलेक्शन को बीते चुनाव से आप कैसे अलग पाते? पहले तो ये यूटी में पहला इलेक्शन है, ये रियासत के 2 हिस्से होने के बाद पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जैसे आपने खुद अपने सवाल के जरिए इस चीज़ को दोहराया, कुछ ऐसे ताकतें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो पिछले 35 साल से लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की बात करते थे। जो ये कहते थे कि जो वोट डालेगा और जिसके उंगली पे ये इंक का निशान होगा वो उंगली काटी जानी चाहिए, वो लोग आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने अपना मन क्यों बदला है? क्या आपको लगता है कि सेपरेटिज्म का जो भाव है वो कम हुआ है? उस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता। नहीं, पर आपकी क्या थ्योरी? मैं कैसे कह सकता हूँ ना उन्होंने क्यों अपना जो है अपनी सोच क्यों बदल दी? ये जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ उनसे ये सुनना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल फिर किस लिए थे? जो 35 साल यहाँ पे बंदूक का असर रहा, जो 35 साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से काट के पाकिस्तान जोड़ने की बात हुई, जो 35 साल यहाँ पे तबाही और बर्बादी रही, वो किस लिए था? ये मैं वो सुनना चाहता हूँ। पर ये अच्छी बात है एक तरीके से। आपको लग रहा है क्या सेपरेटिज्म की भावना नहीं, सेपरेटिज्म की भावना क्या कम हो रही है आपकी नजर में? मैंने कब कहा वो बुरी बात है? हमने कब सेपरेटिज्म का साथ दिया? ना मैं उस तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिनके हजारों की तादाद में सीनियर वर्कर, जूनियर वर्कर, ऑफिस बेरर्स जो हैं इन 35 साल में मारे गए। कितने घर ऐसे हैं जो उजड़ गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कसूर था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के आईन के बाहर किसी हल के बारे में बात नहीं की। हमने हमेशा कहा कि जो जम्मू कश्मीर को मिलेगा इस आईन के तहत मिलेगा। उसका हमने खमियाजा भुगता, उसका हमें निशाना बनाया गया। हमें यहाँ सेपरेटिज्म कम होते हुए हमें अफसोस नहीं है, हमें खुशी है। यहाँ बंदूक का असर कम हो, हमें उस बात की खुशी है। आर्टिकल 370 क्या आपको लग रहा है कभी वापस आएगा, या अब आपने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी है कि अब ये तो बड़ा मुश्किल है वापस? उम्मीद कौन छोड़ रहा है? लेकिन हम ये तो लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे ना कि ये कल की बात है या परसों होगा। ये लंबी लड़ाई है, हम इस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि आप वोट दो तो इस असेंबली के जरिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी कुछ क्लियरली बोल नहीं रही कि आपकी बातचीत हुई कि अगर कभी सरकार बनती है तो हमें इसको वापस लाना। इस सरकार के जरिए ये वापस नहीं आएगा ना। और कोई सरकार आगे बने तो? जब और कोई सरकार आगे बनेगी तो फिर हम ये बात करेंगे। अभी बात सरकार बनी नहीं ना, अभी बात नहीं हुई। इन लोगों के दिल्ली में रहते हुए तो ये नहीं होगा ना।
तो फिलहाल हम इस पे बात ही क्यों करें? जब दिल्ली में सरकार बदलेगी, हालात बदलेंगे, फिर हम बात करेंगे। कम से कम तब तक हम इस इशू को जिंदा रखेंगे। और स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, कि आपको लगता है कि इलेक्शन के फौरन बाद मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलेगा, रुला रुला के मिलेगा? अगर आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है? अगर इंजीनियर रशीद साहब के साथ बीजेपी वाले हुकूमत बनाते हैं तो शायद हुकूमत बनाने के 2 दिन बाद आपको स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी वाले हुकूमत से बाहर रहे तो शायद रुलाने की कोशिश करेंगे। मैंने बार बार कहा है, अगर अपनी मर्जी से नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम वापस ले आएंगे। वोटर जो है, युवा वोटर, वो आकर्षित हो रहे हैं इस तरह की बातों से। इंजीनियर रशीद जब बातें कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो प्रेशर कुकर से उनका रिलीज मिल रहा है उनको। और आज इंजीनियर रशीद साहब ने क्या बातें की, क्या कहा? तो काफी भड़काऊ क्या बात। कहा? अफजल गुरु साहब की कुर्बानी, मकबूल भट्ट की कुर्बानी, बाकी लोगों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? आप इससे क्या मतलब निकालते हैं? अगर मैंने ये बात की होती, आप मुझे क्या पूछते, जरा बताएं। आपने कभी ऐसी बात कही नहीं है। तो मुझे बताइए ना, आप तो फिर वो किस सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं? एकदम सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात कैसे हो सकती है? तो अगर जीत जाते हैं, कौन सा सेंटिमेंट जीतता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं, अगर जीत जाते हैं कौन सा सेंटिमेंट तो जीतता है? बेशक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट जीतेगा। जीत जाता है ना, तो फिर बीजेपी का ये सारा नारा कि हमने सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट खत्म किया, अब सारा कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, यहाँ वो हालात रहे नहीं, क्या वो साबित नहीं होगा नहीं, कि फिर इंजीनियर रशीद, आप क्या वो साबित नहीं होगा कि बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया? नहीं, पर अगर इंजीनियर रशीद का बीजेपी से टाई अप हो गया, फिर जब आप कहते हो कि इंजीनियर रशीद साहब के प्रोग्राम में लोगों का हजूम था, ये आपकी कामयाबी है या आपकी नाकामी है? हकीकत है। हकीकत है, लेकिन अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, मेरे हिसाब से तो उनकी पॉलिटिक्स बहुत डेंजरस है। चलिए ना, शुक्र है किसी को तो ये नजर आया। पर आप बताइए, लेकिन इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स वो बीजेपी की शह पे क्यों कर रहे होंगे? आप ये कंस्पिरेसी का चार्ज एक तरीके से लगा रहे हैं। क्योंकि आपने खुद कहा कि बीजेपी ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए और इख्तिदार से बाहर रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी कर सकते हैं तो इंजीनियर रशीद साहब का हाथ बटाना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं पर है। अगर इंजीनियर रशीद ने बीजेपी साथ मिला ले तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी को इससे क्या नुकसान है? उन्होंने पहले भी पीडीपी की राजनीति खत्म की। पीडीपी को अगर पीएचडी में जगह नहीं मिलती, उनकी तो राजनीति खत्म हो गई थी। नए सिरे से अगर वो जिंदा हुए तो पीएचडी के वजह से। अगर बीजेपी इंजीनियर रशीद साहब की मदद से हुकूमत बना के इंजीनियर रशीद साहब की राजनीति खत्म करते हैं तो बीजेपी को तो इसका कोई ज्यादा अफसोस नहीं होगा। सबसे ज्यादा चिंता आपको इस चुनाव में किस चीज की है? नतीजों की। नतीजों की ना, अब हर उम्मीदवार को नतीजों का जो है ये रहता है कि नतीजे सही आने चाहिए, नतीजे हमारे हक में होने चाहिए। हम सब उम्मीदवार जो हैं, हम इस बात पे चिंतित हैं कि आखिर में कामयाबी हमारी होनी चाहिए। मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि अब 2.5 महीने पहले मैं हारा, इस बार हारने की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। तो हार से आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि हार से आप डील कैसे करते हैं? क्योंकि जैसे बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि 240 आएंगी, वैसे उमर साहब को भी उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर रशीद से हार जाएंगे। आपको लगा मुकाबला होगा लेकिन जीतेंगे। हार से आप कोप कैसे करते हैं? वक्त लगा, लेकिन कर लिया। करना पड़ता ना, और कोई चारा क्या था? मैं क्या घर बैठ के रोता रहता? रोए कभी आप? बीच बीच में आंसू आए? आंसू हारा इलेक्शन, उम्मीद नहीं थी। एक आध आंसू अगर निकल भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी उमर साहब की हालत वो वैसे स्टूडेंट की तरह है जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत टेंशन में रहता है कि अब नतीजे कैसे आएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी। आपको चुनाव के लिए हमारी शुभकामनाएं और 8 अक्टूबर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।